आज हम बात कर रहे हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट हैं जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर अटैच होकर एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम तीन बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है एंटी मस्करीनिक एजेंट, नंबर 2 है गैंग्लियन ब्लॉकर, नंबर 3 है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। एंटी मस्करीनिक एजेंट सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर को। इनको हम कॉमनली एंटी कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स शामिल है, जैसे एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, इप्राट्रोपियम है, ट्रोपिकामाइड है। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट गैंग्लियन ब्लॉकर ये सेकंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसकी एग्जांपल है निकोटीन। नंबर 3 है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इनहिबिट करता है नर्व ट्रांसमिशन को न्यूरॉन और स्केलेटल मसल के दरमियान। इस तरह ये मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में हमारे पास सिस एट्रोक्यूरियम है, पेनक्यूरोनियम है, रोक्यूरोनियम है, सक्सिनाइल कोलिन है और वेनक्यूरोनियम है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के कॉमन साइड इफेक्ट में शामिल हैं ब्लड विजन, कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, मिडरियासिस और यूरिनरी रिटेंशन। एंटी मस्करीनिक एजेंट को हम अमूमन एंटी कोलिनर्जिक भी कहते हैं। ये ड्रग्स जो होती हैं मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। बहुत सारी एंटी हिस्टामिन और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो एंटी मस्करीनिक होती हैं। अब हम बात करते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन जो है वो एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ये स्ट्रक्चरली एक टर्शरी अमीन बेलाडोना अल्कलॉइड है। मस्करीनिक रिसेप्टर के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मस्करीनिक रिसेप्टर पर बाइंड होने के लिए एसिटाइलकोलिन के साथ compete करती है और उसकी बाइंडिंग को उस पर रोकती है, उसकी जगह पर खुद बाइंड हो जाती है। बाइंडिंग के बाद इसका एक्शन जो होता है वो कई घंटों यानी कि आमतौर पर 4 घंटों के लिए होता है, लेकिन आंख के अंदर इसका जो एंटी मस्करीनिक इफेक्ट है वो कई दिनों के लिए होता है। आंख के अंदर ये जब मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो इससे मिडरियासिस कॉज करती है, डायलेशन ऑफ प्यूपल। इसके अलावा अनरिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट और साइक्लोप्लीजिया यानी कि इनएबिलिटी टू फोकस ऑन नियर विजन। जीआईटी में ये एज ए एंटी स्पैस्मोडिक काम करती है, यानी कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को रोकती है, मोटिलिटी को कम करती है, लेकिन एचसीआर प्रोडक्शन पे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये लो डोजेस पे तो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, लेकिन हाई डोजेस में ये हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। तो इसको लो बीपी की इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। इसका एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट भी होता है, इसलिए इसको सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है। तो ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सिक्रीशन को कम करती है। एंटीडोट इफेक्ट इसका ये बहुत सारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पॉइजनिंग की सूरत में इसको यूज किया जाता है, तो ये उनके एंटीडोट के तौर पर यूज होती है। खासतौर पर फाइसोस्टिग्मीन की
पॉइजनिंग में इसको यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट में इसके कॉमन जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ है, ब्लर विजन है, सैंडी आइज यानी कि स्क्रैची आइज, टेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन शामिल है। सीएनएस पर ये रेस्टलेसनेस कॉज करता है, कंफ्यूजन है, डिलीरियम एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे स्कोपोलामाइन की। स्कोपोलामाइन जो है वो टर्शरी अमीन प्लांट एल्कलॉइड है। इसका जो इफेक्ट होता है वो तकरीबन एट्रोपिन के जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि जो स्कोपोलामाइन है वो उसका सीएनएस पे इफेक्ट एट्रोपिन से कहीं ज्यादा होता है। थेराप्यूटिकली हम स्कोपोलामाइन को मोशन सिकनेस में यूज करते हैं। मोशन सिकनेस ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रैवलिंग के दौरान नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस, हेडक और इस तरह की कंडीशन होती है। तो इसके लिए अमूमन स्कोपोलामाइन के टॉपिकल पैच यूज होते हैं, जिसका इफेक्ट 3 दिन तक, ऑलमोस्ट 3 दिन तक होता है। अब हम बात करेंगे इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम जो है वो क्वाटर्नरी डेरिवेटिव ऑफ एट्रोपिन है। इप्राट्रोपियम को हम यूज करते हैं एस्थमा में। ये उसकी एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म में यूज होती है। ये दोनों ड्रग्स ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बस ये है कि जो इप्राट्रोपियम है वो दिन में 4 मरतबा उसकी डोज होती है और टियोट्रोपियम की डोज जो होती है वो वंस डेली होती है। दोनों ड्रग्स को इनहेलेशन के जरिए ही दिया जाता है। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और सीएनएस में एंटर नहीं होती। अब हम बात करेंगे ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट। ये दोनों जो ड्रग्स हैं इनके ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन यूज होते हैं मिड्रियासिस के लिए और साइक्लोप्लेजिया के लिए। मिड्रियासिस जो है वो डायलेशन ऑफ प्यूपल है और साइक्लोप्लेजिया जो होता है वो उसमें सीलियरी मसल जो होते हैं आई के वो पैरालाइज हो जाते हैं और नियर विजन पे फोकस नहीं होता। मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया इंड्यूस किया जाता है आई एग्जामिनेशन के लिए। ये दोनों मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस इनके ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में फ़र्क होता है। जो टॉपिकामाइड है वो मिड्रियासिस कॉज करती है 6 घंटों के लिए और जो साइक्लोपेंटोलेट है वो मिड्रियासिस कॉज करती है तकरीबन 24 घंटों के लिए। तो बस ये इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके इस तरह सोल्यूशन में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल की। इनको दूसरी मेडिकेशन के साथ पार्किंसन डिजीज में यूज किया जाता है। पार्किंसन जो है वो नर्वस सिस्टम की एक डिजीज है जिसमें मसल मूवमेंट, बैलेंस, मेमोरी और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। गैंग्लियन ब्लॉकर। गैंग्लियन ब्लॉकर जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया में निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। ये नॉन सिलेक्टिव होता है और ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर तमाम ऑटोनोमिक नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है। गैंग्लियन ब्लॉकर की सबसे अहम जो ड्रग है वो निकोटीन है। निकोटीन सिगरेट में पाई जाती है या टोबैको में पाई जाती है। ये एक टाइप का पॉइजन है, इसकी कोई खास थेरापेटिक वैल्यू नहीं। इसका बॉडी पर एक्शन ये है कि ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया को डिपोलराइज करता है। पहले ये उसको स्टिमुलेट करता है, फिर तमाम गैंग्लिया को ये पैरालाइज कर देता है। बॉडी में इसका इफेक्ट है कि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स
की रिलीज को हेल्प करता है और इसमें जैसे कि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को भी ये इंक्रीज करता है। क्योंकि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन वो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और प्लेयर के साथ रिलेटेड है। तो निकोटीन लेने के बाद बॉडी में एक प्लेयर की कंडीशन पैदा होती है। लो डोजेस पर ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट और सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, और हायर डोजेस पर ये बीपी को डिक्रीज करेगा। मार्केट में ये निकोटीन सिगरेट की फॉर्म में, गम्स की फॉर्म में, पाउचेस और पैचेस की फॉर्म में अवेलेबल है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो हैं वो ब्लॉक करते हैं कोलिनर्जिक नर्व ट्रांसमिशन को बिटवीन नर्व एंडिंग एंड निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन स्केलेटल मसल। ये दो तरह के होते हैं। नंबर एक है नॉन डिपोलराइजिंग, जो कि एज ए एंटेगोनिस्ट काम करते हैं, और नंबर दो है डीपोलराइजिंग, जो कि एगोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की। इसमें जो ड्रग्स शामिल हैं वो है ट्यूबोक्यूरारिन, पेनक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम एंड वेनक्यूरोनियम। थेरापिटिकली जब इसको हम यूज करते हैं, इसको अमूमन एनेस्थीसिया के साथ यूज किया जाता है। तो ये एनेस्थीसिया की सेफ्टी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये मसल रिलैक्सेशन कोज करते हैं। तो इनकी मौजूदगी में एनेस्थीसिया की कम क्वांटिटी दी जाती है। कम एनेस्थीसिया की कम क्वांटिटी देने की वजह से पेशेंट को हेल्प मिलती है सर्जरी के बाद कंप्लीट और क्विक रिकवरी में। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि जब इनको लो डोजेज में दिया जाता है तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर कम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन को, और उसकी जगह पे खुद निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। ये एसिटाइल कोलिन की जगह पे निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन नहीं होती और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, और उसकी जगह पे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। चूँकि ये कम्पिटिटिवली एक्ट करते हैं तो इसलिए इनका कम्पिटिटिव एक्शन को ओवरकम करने के लिए कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दिया जा सकता है, जैसे कि नियोस्टिग्मीन है और एड्रोफोनियम है। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो हाई डोजेस पर ब्लॉक कर देते हैं आयन चैनल को मोटर एंड प्लेट पर, जिसके नतीजे में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन वीक हो जाती है। हाई डोजेस पर नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के एक्शन को रिवर्स करना मुमकिन नहीं होता। एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तमाम मसल जो होते हैं वो इसको इक्वली सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि तमाम मसल एक ही तरह से नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर से इक्वली पैरालाइज नहीं होते। जो छोटे और रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल होते हैं वो आसानी से पैरालाइज हो जाते हैं, और जो बड़े हैं वो इतने आसानी से पैरालाइज नहीं होते, और उसको पैरालाइज होने में टाइम लगता है। जैसे कि पैरालिसिस जो है स्टार्ट होती है फिंगर से, फिर लिम्स तक जाती है, फिर नेक, उसके बाद ट्रंक के बाद इंटरकॉस्टल मसल्स आते हैं, उसके बाद डायफ्राम। जब इस पैरालिसिस से रिकवरी होती है वो रिवर्स मैनर में होती है, यानी कि रिकवरी स्टार्ट होती है डायफ्राम से, फिर इंटरकॉस्टल मसल, उसके बाद ट्रंक एंड सो ऑन। ये जो एजेंट्स हैं ये जीआईटी से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए इनको ऑरली नहीं दिया जाता, इनको अमूमन आईवी या आईएम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट जैसा कि सक्सिनलकोलिन है, वो स्केलेटल मसल पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उस पर अटैच होते हैं, बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के बरअक्स ये एसिटाइलकोलिन की तरह निकोटिनिक रिसेप्टर पर अटैच होते हैं और एक्शन पोटेंशियल भी कॉज करते हैं, जो कि नॉन डीपोलराइजिंग नहीं करते। लेकिन एसिटाइलकोलिन जो है वो अटैच होने के बाद बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज से।
और इस तरह एक्शन पोटेंशियल भी एंड हो जाता है। लेकिन सक्सिनैल्कोलिन इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती और ये एक कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन देती है। इस कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन की वजह से फर्दर डिपोलराइजेशन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है और मसल जो है वीक हो जाते हैं, उनकी टोन कम हो जाती है। इसके नतीजे में जो पैरालिसिस होता है उसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। इसको हम थेरेप्यूटिकली जो है वो एंडोथेलियल इंट्यूबेशन में यूज़ करते हैं। एंडोथेलियल इंट्यूबेशन जो होता है वो आमतौर पर जब ब्रीदिंग आसानी से ना हो तो फिर इंट्यूबेशन के ज़रिए उनको ऑक्सीजन दी जाती है। चूँकि इस प्रोसेस में मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो वो ट्यूब आसानी से गुजर जाती है, तो इसलिए इनको एंडोथेलियल इंट्यूबेशन